हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान फ़िलहाल बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा होता है। साथ ही वो एल्डर ये जोंग से बातें कर रहा था और यहाँ पर एल्डर ये वो जोंग से ये कहने लग रहा था कि अगर मुझे इस जगह पर एक एल्डर की सीट चाहिए और उसके अंदर मुझे पिल सिटी में अगर पार्ट लेना है इस एल्डर की सीट के लिए, तो मुझे क्या करना होगा। तभी एल्डर को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि अगर तुम्हें इस जगह पे जाके एल्डर की सीट को हासिल करना है तो उसके लिए तुम्हें 5 मेजर फैमिलीज़ के साथ में मुकाबला करना होगा। और ये कह रहे थे कि इन सारी फैमिलीज़ के अंदर तुम्हें रैंक के अंदर टॉप 3 के अंदर आना होगा, जहाँ पे ये 5 फैमिलीज़ ही सिर्फ एलिजिबल होती हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि अगर तुम एल्डर की सीट को हासिल करने के लिए यहाँ पर कुछ करोगे तो फिर फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि तुम्हें सबसे पहले इन 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर से किसी एक फैमिली का रिलेटिव होना ज़रूरी है। इस टेस्ट के अंदर इन 5 फैमिलीज़ के अलावा कोई बाहर का आउटसाइडर इसके अंदर पार्ट नहीं ले सकता। शिनलिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो रखी थी और शाओयान भी थोड़ा टेंशन में आ रहा था और कह रहा था कि ओ नो, और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब चीज़ों के अंदर पार्ट लेने के लिए अब मुझे फ़िलहाल आपकी ये फैमिली का सन इन लॉ बनना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर तियान जो कि अभी बैठे हुए वाइन पी रहे थे, उन्हें तुरंत ही कफ होने लग जाती है। वो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि शाओयान ने क्या कह दिया है। साथ ही वो यहाँ पर ये सब कुछ रिवील भी नहीं करना चाहते थे कि उन्हें ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग लग रही हैं। तो कह रहे थे कि ज़रा रुको, अभी आता हूँ, ज़रा बाहर जा रहा हूँ मैं वॉक करने के लिए। और तुरंत ही वहाँ से बाहर चले गए थे, जिसके बाद बाहर जाते ही काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं शाओयान की इस बात को सुन के। इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर भी हंस रही होती है, लेकिन ये शिनलिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा एंशियस होकर खड़ी हुई थी। शाओयान भी थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। लेकिन ये जोंग को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि अगर सच में तुम्हें इसके अंदर पार्ट लेना है तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें एक सीट रिज़र्व करनी है अपने लिए तो यहाँ पर इसके लिए तुम्हें ये फैमिली के साथ में रिलेशन डेवलप करना ही होगा। और हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि हम कुछ और कर सके। जिसके साथ ही वो शाओयान से ये भी कह रहे थे कि सन इन लो, आप हमारे बन रहे हो, मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, बाद में ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। तभी शाओयान कह रहा होता है कि क्या ये एक बुरा आइडिया है, वैसे भी मैं तो पूरा का पूरा ग्रोन अप मैन भी हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया। और रही बात शिनलिन की, तो मुझे लग रहा है कि शिनलिन के फ्यूचर के ऊपर भी इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। शिनलिन जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपनी ये फैमिली के बारे में सोचते हुए वो कहने लग रहा थी कि अभी फ़िलहाल हमारी ये फैमिली का सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात मेरी, और अगर मेरी ये फैमिली ही नहीं होगी तो फिर मेरी रेपुटेशन का क्या ही लेना देना। जिसके साथ ही शाओयान से कह रही होती है कि ब्रदर शाओयान, प्लीज़ हमारी ये फैमिली की हेल्प करें। और ये भी कह रही होती है कि हमारी ये फैमिली अगर इस डिज़ास्टर से सरवाइव कर पाएगी तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में मैं आपके लिए कोई भी काम करूँगी। जिसके साथ ही वो वहीं नीचे को झुक के उसे ग्रीट करने लग जाती है और यहाँ पर रिस्पेक्ट को पे करते हुए अपनी मजबूरियों के बारे में भी एक तरीके से शो कर रही थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कह रही होती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कह रही थी कि तुम्हें तो पता ही है कि शाओयान ने तुम्हें पहले इस चीज़ के लिए प्रॉमिस कर दिया है, तो भला तुम इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान क्यों हो रही हो। सब कुछ एकदम ही नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, इसके बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर ये शिनलिन भी सोच रही थी, तो शाओयान उसे कह रहा होता है कि ठीक है, तुम इसके बारे में परेशान ना हो, मैं खुद ही यहाँ पर पता लगा लूँगा। जिसके साथ ही ये शिनलिन को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर अभी मुझे ये पता है कि इस स्काई की हाई कितने ज़्यादा है, मुझे इसके बारे में इतना ख़ास नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। शाओयान भी वहीं पीछे को कुर्सी पर हो रहा था, उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी और कह रहा था कि ठीक है फिर एल्डर ये जोंग, आप हमारे लिए इस मैटर को अरेंज कर दें। जिसके साथ ही एल्डर ये उसकी बात को समझ जाते और तुरंत ही उसका आदेश लेते हैं। लेकिन तभी इतनी देर में गार्ड भागता हुआ आता और कह रहा था कि बाहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर हो गया। असल में मिस शिनलिन की शादी के लिए काउदान बाहर आया हुआ है और वो बाकी लोगों को फोर्स कर रहा है। ये शिनलिन और उसके ग्रैंडपा तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ को चले गए थे, लेकिन शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी वहीं पर मौजूद होते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी ये जो बंदा था उसे यहाँ पर एल्डर ये कह रहे होते हैं कि शादी अभी नहीं हो सकती, और वो सब कुछ उसे समझा रहे थे। लेकिन यहाँ पर काउदान जो था उसे सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
और अब वो ये कह रहा होता है कि वैसे मुझे समझ आ गया है कि आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चुपचाप से यहाँ पर शिनलिन को लेकर आ जाओ और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आके मेरे ऑर्डर को ओबे करे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे एल्डर उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और साथ ही यहाँ पर वो सभी गुस्सा भी हो चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर इस बंदे काव को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। साथ ही इन लोगों ने तो साफ क्लियर कर दिया था कि इनको इन काव फैमिली के साथ में कोई रिलेशन रखना ही नहीं है। लेकिन कावदान कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और तुरंत ही अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल इन लोगों के ऊपर करने लग गया था। लेकिन इतनी ही देर में मास्टर तियान हो साथ ही अपने शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाते हैं, जिसके साथ ही मास्टर तियान उसको रोकते हैं और फिर यहाँ पर उसकी फायर को ब्लॉक करने के बाद अब शाओयान इसकी बेइज्जती करते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि काव फैमिली के लोग ऐसे भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा अनसोफिस्टिकेटेड कि अगर सामने वाले बंदे ने शादी करने से मना कर दिया तो फिर उन लोगों को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हो। तभी यहाँ पर कावदान ये कहने लग जाता है लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है जो कि तुम लोगों ने सडनली शादी को कैंसिल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही हेल्पर्स मिल गए हैं जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए हो। और साथ ही यहाँ पर सभी को कह रहा होता है कि वैसे जो ट्रबल है वो वापस से भी आ सकता है। और अब शाओयान की तरफ को देख के एकदम ही स्टाइल मारने लग जाता है और कह रहा था कि तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन। और कहने लग जाता है कि मैं कावदान हूँ 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट और काव फैमिली के अंदर मेरी एक अलग ही रिस्पेक्ट है। जिसके साथ ही शाओयान उसकी शक्ल को देख रहा होता है कि और कह रहा था कि अच्छा कावदान, वैसे मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना। ये सुनने के बाद कावदान समझ जाता है कि शाओयान उसकी इंसल्ट कर रहा है। कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है शाओयान कि तुम फाइट कर सकते हो और रही बात उस आइस रिवर वैली की तो तुमने उन्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाया, लेकिन उसके साथ में हमें कंपेयर करने की कोशिश ना करना। अगर तुम अकेले मेरे साथ में फ़ाइट करोगे तो फिर इस बात को ज़रूर से ही समझ लेना तुम कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। और साथ ही यहाँ पर मास्टर तियानहुओ से ये कहने लग जाता है कि मास्टर तियानहुओ आप इस मैटर से दूर ही रहें। असल में अगर आप इस मैटर के साथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फ्यूचर के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके के मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह या फिर किसी भी तरीके के एलिक्सर की ज़रूरत होगी तो फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मास्टर तियानहुओ इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देते हैं और कह रहे थे कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट है। और शाओयान की तरफ को इशारा करते हैं। तभी शाओयान से वो पूछने लग रहा था कि तुम कितना एल्केमी को जानते हो। तो शाओयान ये कहने लगा था कि हाँ थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। तभी कावदान हंसने लग रहा था और कह रहा था कि वाह क्या ही कहने हैं तुम लोगों के, मानना पड़ेगा कुछ अजीब ही हो। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान से कह रहा होता कि वैसे तुम भी एक एल्केमिस्ट हो तो फिर चलो क्यों ना एक बार डिसाइड कर लें, चलो तुम और मैं मिलके फ़ाइट करेंगे और जो इस फाइटिंग यानी कि कंपटीशन के अंदर जीतेगा तो फिर वो यहाँ पर गिव अप कर देगा। असल में वो ये कहना चाह रहा होता है कि शाओयान अगर मैं जीता तो फिर तुम इस शादी से पीछे हट जाओगे और तुम जीते तो फिर नेचुरली मैं भी यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान से कह रहा होता है कि बताओ तुम्हें ये मंजूर है। तो शाओयान भी इस चीज़ के लिए साफ कह देता है कि हाँ ठीक है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ख़ास तरीके की फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और वो फ्लेम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिसे देखने के बाद मास्टर तियानहुओ थोड़ा कफ करने लग जाते हैं। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कह रहा होता है कि शाओयान मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। असल में ये जो फ्लेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की थी क्योंकि वो उसने एक 3 हेडेड क्रॉप्स यानी कि एक 8 लेवल के मैजिकल बीस्ट से हासिल की थी। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कावदान अपनी उन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेम को एक बार फिर से रिलीज़ करने लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा थी। जिसके साथ ही एक बार फिर से वो उसका शो ऑफ करने लगा था और यहाँ पर साथ ही कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही ये जो फ्लेम्स होती हैं वो फायर ईगल की फॉर्म ले लेती हैं। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसकी इन बचकानी बातों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और इस बार शाओयान अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में नज़र आ रही थी। असल में ये जो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम्स होती हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि इसे देखने के बाद कावदान भी घबरा जाता है और अब वो धीरे धीरे करके फॉर्म करने लग जाती हैं एक फायर वुल्फ को, जो कि देखने में उस बंदे के ईगल से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और एकदम शाओयान वाली वाइब भी दे रहा होता है।
जिसे देखने के बाद अब कांवदान भी कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में भी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की ख़तरनाक इंटेंसिटी कैरी करने वाली फ्लेम्स मौजूद हैं। मुझे तो इसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन अब मैं इसके बारे में जान गया हूँ। और साथ ही उसे कहीं ना कहीं शाओयान से जलन भी हो रही थी। ऑल्सो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान जैसा बंदा अपने पास में इन फ्लेम्स को भी रखता होगा, जो कि उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों के ही बीस्ट अब आपस में टकराने लगे थे और दोनों ही अपनी अपनी फार का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कावदान ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में जीत सकते हो, वो भी किसी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए? ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ ही तुरंत ही अपने ईगल को भेज देता है। लेकिन शाओयान का जो फायर वुल्फ था वो वहाँ पर उसको अपने टीथ के थ्रू बाइट कर लेता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको बाइट करके दूर फेंकता है। साथ ही यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से अपनी फायर के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता है। तभी यहाँ पर जो इस कांवदान का फायर बीस्ट था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पर शाओयान का बीस्ट उसकी बैंड बजा रहा था। वो समझ जाता है कि स्ट्रेंज फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर इतना ज़्यादा मैच नहीं रहेगी। जिसके साथ ही उसके पास में एक छोटी सी बोतल होती है जिसका इस्तेमाल वो कर रहा था और कह रहा होता है कि अब तुम मेरी इन दोनों ही फ्लेम्स को ट्राई करो। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बीस्ट वहाँ पर आ गया था और अब दो बीस्ट मिलकर यहाँ पर शाओयान के बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे। हालांकि शाओयान का बीस्ट अभी भी उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और यहाँ पर कावदान की हालत अभी भी ख़राब थी। ये देखने के बाद कि यहाँ पर उसके दो बीस्ट भी मिलकर शाओयान के इकलौते बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो गया था। जिसके साथ ही यहाँ पर मिस्टर ये भी मौजूद थे और कह रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाओयान इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं, और अगर ये जो कांवदान का बीस्ट है वो अकेले ही इस तरीके से फाइट करता तो शायद से ये कुछ वक्त पहले ही शाओयान के बीस्ट द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। तभी कांवदान को देखता है जो कि यहाँ पर एक और पर्पल स्नेक को समन कर लेता है और यहाँ पर एक स्पाइडर भी आ गया था और अब यहाँ पर वो सारे के सारे मिलके इस वुल्फ को डोमिनेट करने लग जाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे थे तो उसे काफ़ी ज़ोर से शाओयान के पास कोई फेंक के मारते हैं। शाओयान उसको प्यार करने लगा था लेकिन अब वो काफ़ी कमज़ोर था तो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब कांवदान अपने सारे ही फ्लेम बीस्ट को अपने पास में लाता और कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो फ्लेम्स का खेल होता है वो सिर्फ क्वालिटी का ही है, इसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा ये एक बीस्ट मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तभी शाओयान उसे कह रहा होता है कि क्वांटिटी, अच्छा तो तुम क्वांटिटी की बात करते हो। जिसके साथ तुरंत ही शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी काफ़ी सारी पावर को गैदर करता है। वहाँ पे ढेर सारी ग्रीन फ्लेम्स आने लग जाती हैं। शाओयान के हाथ में एक बोतल थी जिसे वो तोड़ता है तो अब यहाँ पर जादू होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर 10 टाइप के कुछ पोर्टल्स आ जाते हैं और ये छोटे बड़े कुछ पोर्टल्स थे जिसे देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे। कावदान खुद भी हैरान था क्योंकि उन पोर्टल्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ हो रहा होता है। उसके बाद शाओयान जैसे ही अपने उन सारे बीस्ट को डायरेक्ट करता है तो अब ये 10 के 10 बीस्ट आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर कावदान की बैंड बजने वाली थी। उसे देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था और उसके साइड के सारे ही लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे होते। और साथ ही एल्डर ये जोंग भी कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदा इतनी ज़्यादा फायर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कावदान समझ जाता है कि ये असली फायर नहीं हो सकती और महान बनते हुए कह रहा था कि असली नहीं है और तुरंत ही अपने बीस्ट को उनसे टक्कर लेने के लिए भेज देता है। जिसके साथ ही शाओयान के बीच जब इतनी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहे थे उनसे टकराने के लिए और जब सभी की आपस में टक्कर होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद कावदान की रूह तक कांप चुकी थी और वो वहीं जाके फ्लोर पे गिर जाता है। उसके सारे ही लोग अब उसे आके पकड़ लेते हैं और शाओयान के सारे बीस्ट उसके पीछे खड़े हुए थे और शाओयान कह रहा था कि क्या इतना इनफ है या फिर तुम्हें अभी और खेल खेलना है। जिसके साथ ही शाओयान को देखने के बाद वो समझ गया था कि वो शाओयान से कंपैरिजन नहीं कर सकता और उठ के कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मेरी काओ फैमिली के अंदर अभी कोई और भी है जो कि तुम्हारा ध्यान रख लेगा। तुरंत ही मिस्टर ये जोंग थोड़ी चिंता में आ गए थे और कह रहे थे कि काओ फैमिली के अंदर एक और काफ़ी ज़्यादा महारथी जीनियस मौजूद है जिसका नाम काओ यिंग है और ये बंदा इसकी बात करके गया है। वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि यहाँ पर 7 ईयर की एज के अंदर ही वो एक एल्केमिस्ट बन गई थी। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइबल है और ये कहने लग जाते हैं कि वो टियर 7 की भी बहुत ही अच्छी एल्केमिस्ट है। ये सुनने के बाद शाओयान भी समझ जाता है कि लड़की वाकई में अच्छी होगी। साथ ही यहाँ पर शाओयान समझ
समझ जाता है कि अब आगे उसको क्या करना है। ये लोग तुरंत ही पिल सिटी की तरफ को जा रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए जा रहे थे, जहाँ पर कुछ और शिप्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। तभी यहाँ पर अब शिनलैन ये कहने लग जाती है कि 20 दिनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ब्रदर शाओयान अभी तक नहीं आए। लेकिन तभी यहाँ पर जो वहाँ पे एक रूम टाइप बना हुआ था उसके अंदर से ब्लास्ट होता है और तभी वहाँ पे काफ़ी सारी फायर आने लग जाती है जो कि वाइट फ्लेम थी और शाओयान वहाँ आ गया था। शाओयान ने अपनी ड्रेस को भी चेंज कर लिया होता है और तभी यहाँ पर एल्डर जो होते हैं वो कहने लग गए थे कि क्या तुमने लिंजिंग को टच किया था। तभी शाओयान कह रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। वो उसे बताने लग गए थे, शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता लेकिन सोल्डियम जो है वो 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। और उसके बाद कह रहे होते हैं कि एक कल्टीवेशन का स्पेशल मेथड होता है और ये एक अलग तरीके की स्किल है जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, जिसके साथ ही कह रहे होते हैं कि अगर अभी रहती तो तुम्हारी कल्टीवेशन को काफ़ी स्पीड मिलती। और कह रहे थे कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। तभी शाओयान को अपने मास्टर की याद आने लग जाती है। हालांकि तभी एल्डर ये जोंग कहने लग जाते हैं कि सारे लोग ध्यान से ज़रा, क्योंकि हम लोग अब सिटी के अंदर पहुंच गए, जिसके साथ ये सारे के सारे सिटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ का डोमेन काफ़ी फैला हुआ था। तो एल्डर ये जोंग बताने लग जाते हैं कि इनर और आउटर रियल्म के अंदर बसा हुआ है। साथ ही कह रहे थे कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आउटर डोमेन है। शाओयान में आपको लेकर चलता हूँ एल्केमिस्ट बेज को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमें उसको हासिल करना सबसे पहले ज़रूरी है भाग लेने के लिए इस कॉम्पिटिशन के अंदर। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ मार्केट में घूम लो, मैं जा रहा हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता और उसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बाई फैमिली की बाई वेई खड़ी हुई थी और अदर फैमिली के लोग भी आए हुए होते हैं। बाई वेई जैसी देखती है कि एल्डर ये जोंग वहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर कह रही थी कि अच्छा तो अब ये फैमिली के इतने बुरे दिन भी आ गए हैं कि कोई नहीं बचा, तो अब आउटसाइडर को ही अपने साथ लेके आने लगे। ये जोंग कह रहा होता है कि शाओयान आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। तभी यहाँ पर वो शाओयान के पास में एक बेज देखती है, जिसे देखने के बाद कह रही थी कि असल में ये 4th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। और यहाँ पर कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना, और वो हंसने लगी थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर हान वहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर लेडी को पीछे हटाते हुए कह रहे थे कि सभी थोड़ा सतर्क हो जाएं और थोड़ा इज्जत के साथ पेश आएँ। जिसके साथ ही लेडी बाई वेई जो थी वो वहीं खड़ी होती और हानली कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आया हूँ आप सभी का असेसमेंट लेने के लिए। और वो यहाँ पे कुछ टेलीपोर्टेशन एरेज को ओपन कर देते हैं और कह रहे थे कि लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ टेलीपोर्टेशंस एरे को ओपन किया है, तो आपको जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल लगे आप इसके अंदर जा सकते हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग जो थे वो अपने अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पर चूज़ करने लगे थे कि उन्हें कौन सा टेलीपोर्टेशन एरे चाहिए है। तभी शाओयान पूछने लग जाता है कि एल्डर हान यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का कौन सा टेलीपोर्टेशन एरे है। तो वो कहने लग गए थे कि अल्टीमेट जो है वो 7 लेवल का है। तो फिर यहाँ पर शाओयान कह रहा था कि ठीक है मुझे यहाँ पर 7 ग्रेड का अल्टीमेट टेस्ट देना है। ये सुनने के बाद हान थोड़े हैरान थे और कह रहे थे कि अब अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर चलिए आप मेरे साथ चले, मैं पर्सनली आपके साथ जाऊंगा। और वो शाओयान को वहाँ पर लेके चले गए थे। लेकिन तभी लेडी बाई वे जो थी वो कह रही होती है कि वैसे मानना पड़ेगा दूसरों से रिश्तेदारी बनाने के टर्म्स में तो तुमने काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लिया है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एल्डर ये जोंग कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे मैटर के अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ही उन्हें गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो इस बदतमीज़ औरत के मुंह नहीं लगना चाह रहे होते, जिसके साथ ही वो उसको अवॉइड ही करते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो असेसमेंट था वो धीरे धीरे करके पूरा होने लग जाता है और यहाँ पर इस असेसमेंट को पार करने के बाद धीरे धीरे करके लोग आने भी लगे थे। सबसे पहले क्यू फैमिली के लोग आते हैं और यहाँ पर क्यू फैमिली के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को पास कर लिया है। तभी यहाँ पर 6 लेवल का कॉम्पिटिशन पास करके आ रही होती है बाई वे की साइड की एक लेडी और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। तभी यहाँ पर क्यू फैमिली के जो लोग थे वो इसके बारे में बात करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि यहाँ पर बाई फैमिली ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है कि लेवल 6 का जो ये टेस्ट था वो इतनी आसानी से इस लड़की ने दे दिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो थी वो यहाँ पर कह रही होती है कि अनफॉर्चुनेटली आजकल मुझे यहाँ पर अपनी यंगर जनरेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी दूसरों से कहीं बेहतर है जहाँ पर लोग बाहर के लोग के ऊपर त्रैश के ऊपर ऐसे ही डिपेंड रहते हैं। कितनी ज़्यादा अजीब बात है।
हालांकि ये जोंग इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ में काम ले रहे थे और उन्हें देख के लग रहा होता है कि असल में वो एक जेंटलमैन ही है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं और साथ ही इस बकवास वाहियात और बेकार गिरी हुई लेडी की फालतू की बातों को इतना ज़्यादा सुन रहे हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि ये जोंग, मेरा इंतज़ार करो, बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर 5 मेजर फैमिलीज़ में से निकाल के फेंक दिए जाओगे, फिर मेरी फैमिली तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करेगी। और चुड़ैलों की तरह हंसते हुए वहाँ से जा रही होती, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो 7th लेवल का असेसमेंट था, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद सारे ही लोग रुक चुके थे और यहाँ पर बाई जो कि अभी तक जा रही थी वो भी वहीं रुक जाती है। साथ ही मिस्टर हान को देखते हैं जो कि शाओयान के साथ वापस आ चुके थे और ये लेडी, इसको ऑलमोस्ट किडनी में हार्ट अटैक आ गया था कि भाई साहब ये क्या हो गया, मैंने तो अभी ये जोंग की इतनी बेइज्जती कर दी है। और अब यहाँ पर ये लड़का 7th लेवल का टेस्ट भी दे दिया है, जिसके साथ ही वो अपने साथ में आए हुए बच्चों को काफ़ी ह्यूमिलिएट कर रही थी और कह रही थी कि चलो कमीनो। अब वो वहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो उसको रोक लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि शाओयान ही था। वो लेडी पलट के कह रही होती है कि तुम मुझसे फालतू की बात करने की कोशिश भी मत करना शाओयान। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान तो बात क्या उसके मुंह पे आके तुरंत ही काफ़ी ज़ोर से हिट करने वाला था, बट उसका फेस छोड़ के उसके बेली में हिट कर देता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट जाके आंटी एक पिलर से हिट हो जाती है और पिलर का अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन उसने कर दिया था। तभी शाओयान कह रहा था कि आज तो तुमने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी दिखा ली है, लेकिन आज के बाद अगर मेरे सामने ये फालतूगिरी तुमने की और अपनी छपरीगिरी दिखाने की कोशिश की तो ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही शाओयान ने उसकी बैंड बजा दी होती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो रहा था एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।